हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन इसके एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था जिसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसके एक्सरसाइजेस देखे थे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं जो प्लेन एरियाज है उसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे 2.1.1 द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। इसके क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट करेंगे। सो वी नो दैट फर्स्ट है वी नो दैट द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज मेक अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू इंडिया's environment and the lives of people. The river of North India originate in these mountains and have created extensive Indus Ganges Brahmaputra plains. These perennial rivers are the lifeline of the densely populated plains of the north. It is in the Indus Ganges plain that ancient civilization developed. Many major rivers originate from the Himalayas. The largest among them are Ganges, Brahmaputra, Indus, Testa and Manas are tributaries of Brahmaputra. Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj are the rivers in Indus river system, while the Yamuna, Kali, Karnali, राप्ती, गंडक, गोमती एंड कोसी रिवर्स बिलोंग टू द गंगस रिवर सिस्टम। तो ये हमको पैराग्राफ दिया गया हुआ है जहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में बता रहा है कि एक यूनिक कंट्रीब्यूशन बनाते हैं इंडिया और इंडिया का जो एनवायरनमेंट है और इंडिया का जो लाइफ्स है, लोगों का तो लाइफस्टाइल है उसमें। तो यहाँ पे रिवर्स जो नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं इन माउंटेन्स में, और ये एक्सटेंसिव इन्होंने गंगस, इंदस, गंगस, ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाए हैं, ये हम चैप्टर में देख चुके हैं। और पेरिनेरल रिवर मतलब जो रिवर्स हमेशा बहती हैं, कभी सूखती नहीं है, ये लाइफलाइन है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के। तो यहाँ पे इंदस गंगस प्लेन्स है जहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप हुआ और कई मेजर रिवर्स भी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हमको इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो फर्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, गंगस और इंदस। सो कौन सा है सबसे बड़ा रिवर सिस्टम, कौन सा है? गंगस। ठीक है, जो गंगा रिवर वाला जो रिवर सिस्टम है उसे सबसे बड़ा रिवर सिस्टम माना जाता है, वो है। नेक्स्ट इज विच रिवर फ्लोज इन वेस्टर्न डायरेक्शन। तो वेस्टर्न डायरेक्शन में कौन से रिवर फ्लो होते हैं? तो सारे रिवर्स हमने देखा है जब हम मैप डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा है चैप्टर में। तो मैक्सिमम जो रिवर्स है वो ईस्टर्न साइड जाके बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं, जैसे कि गंगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं? ब्रह्मपुत्र ऊपर से जाता है तो डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो हमने ये देखा है। तो रवि जो रिवर है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में जाती है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न डायरेक्शन में जाती हुई कौन से सी में मिलेगी? अरेबियन सी में। नेक्स्ट इज विच रिवर सिस्टम हैज लीस्ट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और इंदस। तो ट्रिब्यूटरीज मतलब एक कोई नदी बह रही है, इसमें आके जो नदी बह रही है इसे क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरी, क्योंकि वो इसके जो बहाव में ट्रिब्यूट कर रही है, अपना योगदान दे रही है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र या इंदस किसके पास कम ट्रिब्यूटरीज है? तो ब्रह्मपुत्र के पास जो है वो कम ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस रिवर सिस्टम डज द महानदी बिलोंग टू। तो महानदी कौन से रिवर सिस्टम को बिलोंग करता है? ब्रह्मपुत्र, गंगस या फिर कोई नहीं। एक इंडिपेंडेंट नदी है, ये इन रिवर सिस्टम को बिलोंग नहीं करती है। लाइफलाइन कहा जाता है महानदी को छत्तीसगढ़ का, और इसमें काफ़ी सारी जो छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी नदियाँ हैं वो ट्रिब्यूटरीज का काम करती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग इन छत्तीसगढ़ एंड लद्दाख। जब हम छत्तीसगढ़ और लद्दाख ये दो राज्य को हम कंपेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ वाले एरिया को कंपेयर करते हैं लद्दाख वाले एरिया से, तो इनके फार्मिंग प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंस है? तो फार्मिंग इन छत्तीसगढ़ के बारे में हम पहले देखेंगे। इज सपोर्टेड बाय फर्टाइल सॉइल, हैवी रेनफॉल एंड अ वार्म क्लाइमेट, सो राइस एंड अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन 2 to 3 सीजन। तो छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट कैसे है? यहाँ पे सॉइल कैसी है? फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे रेनफॉल भी एडुकेट होती है, मानसून के जो रेनफॉल होती है, एक वार्म क्लाइमेट है, इसलिए राइस और उसी तरीके से कुछ क्रॉप्स जो है यहाँ पे 2-3 सीजन्स में उगाए जाते हैं। फार्मिंग इन लद्दाख लिमिटेड है, क्योंकि क्या है? कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है,
कोल्ड डेजर्ट वाला क्लाइमेट है, क्लाइमेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, रेनफॉल कम होती है, सैंडी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल भी नहीं है। सो ओनली शॉर्ट सीजन क्रॉप्स, सो शॉर्ट सीजन क्रॉप जो जल्दी पक जाते हैं वैसे क्रॉप्स यहाँ उगाए जाते हैं, जैसे कि बार्ली, वीट, पीस, मटर आर ग्रोन यूजिंग ग्लेशियर मेल्ट वाटर। तो ग्लेशियर से जो पानी पिघल के आता है उससे जो है ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट इज वेयर एज डिड यू लर्न अबाउट सच टेरेस फील्ड्स। तो ये जो टेरेस फील्ड्स हैं इसके बारे में आपने कहाँ पढ़ा है? तो टेरेस फील्ड क्या होता है? आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो पूरे इंडिया और वर्ल्ड में जो भी माउंटेन वाला एरिया है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, माउंटेन वाला एरिया होता है उसको क्या किया जाता है, कट कर करके क्या है, टेरेस फील्ड्स बनाए जाते हैं। तो इन इंडिया दे आर कॉमन इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक नागालैंड एंड मेघालय। तो ये सारे रीजन्स में जो है इस तरीके के टेरेस फील्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज वाई इज फॉडर अवेलेबल ओनली इन लो रीजन्स ऑफ माउंटेन ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर सीजन में जो माउंटेन है, अगर ये कोई माउंटेन है तो इसके निचले हिस्से में ही ये नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पे ही आपको फॉडर मिलेगा। फॉडर मतलब चारा मिलेगा जो भी लाइफ स्टॉक्स है उनके पास, जो वहाँ के हर्टमेंट्स हैं उनके पास के लिए। तो इन विंटर द अपर रीजन्स ऑफ माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो, सो ग्रास एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर। तो ठंड के सीजन में क्या होता है, जो ऊपर का जो पार्ट है, जो भी माउंटेन का ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्नो जमा हो जाता है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ऊपर वाले एरियाज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ जम जाने के बाद यहाँ पे कोई भी ग्रास या प्लांट ग्रो नहीं करता। तो लोअर रीजन्स रिमेन लेस कोल्ड एंड फ्री फ्रॉम स्नो। जैसे कि मैंने बताया कि निचला जो हिस्सा है वहाँ पे क्या है, ठंड थोड़ी कम होती है और स्नो नहीं होती, इसलिए कुछ ग्रास और श्रब्स वहाँ पे उगते हैं, इसलिए जो है फॉडर जो है लोअर एरियाज में ही, लोअर रीजन जो है माउंटेन के वहीं पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज इन हिमालयस। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, जो हिमालयस वाले रीजन है वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी भी है कोई फैक्ट्रीज वगैरह को एस्टैब्लिश करने की, उसको हमको बताना है। तो सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज इन हिमालयस इज डिफिकल्ट ड्यू टू फ्लैट लैंड, हार्श क्लाइमेट एंड पुअर ट्रांसपोर्ट। तो फैक्ट्रीज वगैरह अगर हिमालयस में लगाना है तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आएगी। फर्स्ट डिफ़िकल्टी क्या है कि वहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं है। तो माउंटेन वाला एरिया है, एक फ्लैट लैंड की ज़रूरत होती है अगर कोई भी हमको इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करना है उसके लिए, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लाइमेट क्या है, हार्श क्लाइमेट मतलब बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है, तो इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि माउंटेनस वाले एरियाज़ में रोड का कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं होता। तो ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक फ्रूट प्रोसेसिंग, वूल, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हाइड्रो पावर आर पॉसिबल। तो इसलिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे कि फ्रूट प्रोसेसिंग मतलब जैम बनाने का, पिकल बनाने का, इस तरीके की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो गई, या वूल के हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, या तो हाइड्रो पावर, यही बस यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ रोड कंस्ट्रक्शन हैज सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज। तो हमको ये एक्सप्लेन करना है कि रोड कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो ग्रोथ है टूरिज्म इंडस्ट्रीज में वो कैसे हो रहा है। तो रोड कंस्ट्रक्शन हैज मेड रिमोट टूरिस्ट प्लेसेस इजिली एक्सेसिबल, रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड इम्प्रूव सेफ्टी। तो रोड के बनने के बाद से जो रिमोट टूरिस्ट प्लेसेस मतलब जहाँ पे पहले जो है ईजिली नहीं जाया जा सकता था, जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन वहाँ पे रास्ता न होने के कारण वहाँ पे हम नहीं जा सकते थे। तो अब वो क्या है, वहाँ उस लोकेशंस पे हम आसानी से जा सकते हैं, ईजिली एक्सेसिबल मतलब आसानी से जा सकते हैं। इससे क्या होता है, ट्रैवल कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है रोड्स की अच्छे अवेलेबिलिटी के कारण, और सेफ भी है क्योंकि अगर रिमोट एरिया में जाना है तो हमको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो इससे सेफ्टी भी वहाँ पे इम्प्रूव होती है। तो इट अलाउ टूरिस्ट to reach hill station, pilgrimage sites and scenic spot in Himalayas, boosting hotels, shops, local businesses, thus supporting the growth of tourism industry। तो इससे क्या होता है, रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उस लोकेशन में आएंगे ताकि वो हिल स्टेशन है या कोई भी तीर्थ स्थान है वहाँ पे, या फिर कोई भी सीनिक ब्यूटी है उसको वहाँ पे विजिट कर सके। और अगर टूरिस्ट आएंगे तो क्या है,
होटल्स भी वहाँ पे खुलेंगे, शॉप्स भी वहाँ पे खुलेगी और लोकल बिजनेस जो है वहाँ पे बढ़ेगा। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन से इनडायरेक्टली जो है टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है उसका ग्रोथ होगा। नेक्स्ट इज लोकेट एंड नेम द स्टेट्स इन ईस्टर्न हिमालयस इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आपको इंडिया का मैप देखना है, वहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस जो है उसको लोकेट करना है मैप में। तो स्टेट्स कौन से हैं और नेम करना है हमको स्टेट्स जो ईस्टर्न हिमालयस में है। तो स्टेट कौन से हैं ईस्टर्न हिमालयस में? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। तो ये सारे स्टेट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स जो है वो ईस्टर्न हिमालयस में लाई करते हैं। तो ये आपको मार्कअप करना है मैप में। नेक्स्ट इज विच रिवर वैली डू दिस माउंटेन स्टेट्स सराउंड। तो कौन से रिवर वैली को ये सारे माउंटेन स्टेट्स जो हैं वो सराउंड करते हैं? तो ऊपर के जितने भी माउंटेन स्टेट्स हैं ये कौन से रिवर वैली को सराउंड करते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। तो रिवर वैली दिस माउंटेन स्टेट कौन से स्टेट के बारे में बात हो रही है? जो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर वैली को सराउंड करते हैं। नेक्स्ट इज Which state does the Brahmaputra river valley extend into? तो कौन से स्टेट्स को ब्रह्मपुत्र रिवर वैली एक्सटेंड करता है? तो सेम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली एक्सटेंड्स थ्रू इंडिया इनटू द स्टेट्स ऑफ कौन से स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम। तो ये सारे स्टेट्स को एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिफरेंस कैन यू सी बिटवीन द क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज के क्लाइमेट और फॉरेस्ट कंडीशन में हम क्या डिफरेंस देखते हैं? तो ईस्टर्न हिमालयाज कौन सा वाला पार्ट हो गया आपका? ये ईस्टर्न साइड वाला, नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स वाला। और वेस्टर्न हिमालयाज वाला पार्ट कौन सा हो गया? जो आपका ऊपर तरफ के जो पार्ट्स में आता है उसे हम वेस्टर्न हिमालयस वाला पार्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट तो हमको इसके क्लाइमेट में डिफरेंस देखना है। तो क्लाइमेट ईस्टर्न हिमालयस वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या है? क्लाइमेट वेटर है, हैवी रेनफॉल है माउसन विंड्स के कारण और वार्मर है, ठीक है, बहुत गीला मौसम होता है और क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है और क्लाइमेट कैसा होता है? थोड़ा सा गर्म होता है, वार्मर होता है। और वेस्टर्न हिमालयस वाले रीजन में क्या होता है? क्लाइमेट कोल्ड होता है, ड्रायर होता है, कोल्ड होता है और स्नोफॉल होता है विंटर में, ठीक है। कैसा होता है क्लाइमेट? ड्रायर, सूखा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है और स्नोफॉल होता है विंटर में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कैसा है? तो ईस्टर्न हिमालयस में डेंस एवरग्रीन और टॉपिकल फॉरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न हिमालयस में कौन से वेस्टर्न हिमालयस वाला जो रीजन है वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? कॉनिफोरस ट्रीज, एल्पाइन और टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज सॉइल इरोशन प्रिवेंटेड इन जूम कल्टीवेशन। तो जूम कल्टीवेशन जो लोग करते हैं वहाँ पे सॉइल इरोशन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? तो जूम कल्टीवेशन होता क्या है? जूम कल्टीवेशन में क्या होता है? एक पैच ऑफ लैंड, जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट में एक पैच ऑफ लैंड को सिलेक्ट करते हैं। उस पैच ऑफ लैंड में जितने भी पेड़ हैं उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं और उन पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उसको क्या करने देते हैं? सूखने देते हैं। और जब वो सूख जाते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं ताकि वो राख में बदल जाए और जो वो राख है उसको वो वहाँ पे रहने देते हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो सॉइल इरोशन प्रिवेंटेड इन जूम कल्टीवेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग इंडिजिनस टेक्निक्स सच एज इको बैरियर्स विच आर बाम्बू स्ट्रक्चर्स विच रिड्यूस वाटर रन ऑफ एंड टैप सॉइल। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग? एक इको बैरियर बना देते हैं। इको बैरियर कैसे बनाया जाता है? इंडिजिनस टेक्निक्स मतलब अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो बाम्बू जो है, लकड़ियाँ जो है उससे बैरियर बना देते हैं। यहाँ पे अगर बैरियर बना दिया गया तो इससे क्या होता है? जो सरफेस से जो पानी जा रहा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और जो सॉइल है वहाँ पे इंटैक्ट रहती है। तो फार्मर्स ऑल्सो मैनेज इरोशन बाय यूजिंग मल्च, ठीक है, वो मल्चिंग वाला टेक्निक भी अपनाते हैं। तो मल्चिंग में क्या होता है? जो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि भूसा हो गया, पत्ते हो गए, उसको वो ढक देते हैं। तो इससे क्या होता है? जो सॉइल है वो प्रोटेक्टेड रहती है, अपनी जगह पे रहती है और वो नीचे खसक नहीं जाती है। और ये क्या करते हैं? इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो भी उगा रहा है उसके साथ जो घास है या फिर स्क्रब्स हैं उसको वो नहीं उखाड़ते। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो पेड़ है उसको वो काटते हैं तो उनकी जो रूट्स वाला पार्ट है उसको वहीं का वहीं रखते हैं, क्योंकि अगर जलेगा तो रूट्स वाला पार्ट तो जलेगा नहीं। तो ये भी एक मेथड वो अपनाते हैं। और वो प्लॉइंग नहीं करते, मतलब प्लॉ नहीं करते मतलब मिट्टी की खुदाई नहीं करते, डायरेक्ट वो क्या है? सीड्स को स्कैटर कर देते। इससे भी क्या है? जो सॉइल इरोशन वाला जो प्रोसेस है
वो रुक जाता है। नेक्स्ट इज वेयर एंड हाउ इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन छत्तीसगढ़, ट्राई एंड फाइंड आउट। तो यहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग कहाँ पे होती है छत्तीसगढ़ में, आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में झूम कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, स्पेशली कहाँ पे, माइकल रेंज में, जो बस्तर वाला जो पार्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट, बर्न इट फॉर न्यूट्रिएंट्स, कल्टिवेट ब्रीफली एंड देन मूव ऑन अलाउइंग द लैंड टू फॉलो एंड रिजनरेट। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो एक पैच ऑफ लैंड को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जो पेड़ है उसको बर्न करते हैं, काटते हैं, बर्न करते हैं, ताकि यहाँ पे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब हो सके, जो भी एशेस है उसके द्वारा। फिर वहाँ पे वो थोड़ी समय के लिए वहाँ पे क्या है, कल्टिवेशन करते हैं, मतलब जो भी उनको खेती करनी है वो करते हैं। उसके बाद वो दूसरे लोकेशन में चले जाते हैं और इस लैंड को क्या है, वो फैलो मतलब खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो यहाँ पे नए जो पेड़ है वो उग सके और ये यहाँ पे फिर से जंगल बन सके। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर टेकिंग इन झूम कल्टीवेशन, हाउ दे इम्पैक्ट द फॉरेस्ट। तो आज की डेट में कौन से चेंजेस आ रहे हैं झूम कल्टीवेशन में और ये फॉरेस्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। द काइंड ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन झूम कल्टीवेशन आर, कौन से चेंजेस हो रहे हैं। पहला है द फैलो एंड रेस्टिंग पीरियड इज श्रिंकिंग। तो जैसे कि हमने देखा एक पीस ऑफ लैंड में कल्टीवेशन के बाद वो उस लैंड को छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो रेस्टिंग पीरियड है ये क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और लैंड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो पहले जो लैंड है जिसको 15 से 20 साल के लिए रीजनरेट, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट उगने के लिए छोड़ा जाता था, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 3 से 4 साल ही उसको छोड़ा जाता है। और सम फार्मर्स आर सेटलिंग डाउन एंड शिफ्टिंग टू परमानेंट कल्टीवेशन। तो इसमें सेकंड चेंज क्या है, कुछ फार्मर्स जो है वो एक जगह पे अब सेटल हो रहे हैं और परमानेंट कल्टीवेशन को अपना रहे हैं। तो इससे जो है दे इम्पैक्टेड द फॉरेस्ट इन फॉलोइंग वे। तो फॉरेस्ट में कैसे इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे चेंजेस देखे। फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या है, चेंजेस है जो झूम कल्टीवेशन में आए हैं, और नेक्स्ट जो है हमको देखना है इससे फॉरेस्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सॉइल लूसेस फर्टिलिटी क्विकली बिकॉज द लैंड डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिकवर। तो जैसे कि जो फैलो लैंड वाला जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, 3 to 5 ईयर्स हो गया है, मतलब वो कम हो गया है। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो जल्दी से खो देती है। क्योंकि लैंड को जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता रिकवरी के लिए। तो फॉरेस्ट डिग्रेड एज ट्रीज आर कट एंड कैन नॉट रिग्रो प्रॉपर्ली। तो इससे क्या है, जो वहाँ पे बहुत पुराने पेड़ रहे होंगे, जो फॉरेस्ट बना है, जिस फॉरेस्ट को बनने में कई सालों लग जाते हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या है, कट कर दिया जाता है और प्रॉपरली वो फॉरेस्ट जो है फिर से रिग्रो नहीं कर पाते। अब क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बार जो है फॉरेस्ट को काटे जाने से जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें भी बहुत, बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु है, जो जानवर है, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है और उनका भी घर छिन जाता है। तो लॉस भी होता है बायोडाइवर्सिटी का, और इससे क्या है, सॉइल इरोशन भी होता है और वाटर रिटेंशन का जो रिड्यूस जो हो जाता है। वाटर रिटेंशन मतलब पानी को सोख के रखने का जो क्षमता है उस रीजन में, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पेज 32। तो मेरे पास एक कमेंट आया था क्लास 8 का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, उसमें आप पेज नहीं, क्वेश्चन आंसर्स जो है उसमें पेज नहीं मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये अलग अलग पेजेस में दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने पेज मेंशन किया है। कुछ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स जो है बुक से लिए गए हैं, आंसर्स जो है बुक में मिल गए मुझे, लेकिन कुछ जो है मैंने इंटरनेट से भी सर्च किया है, कुछ जो है मैंने खुद से भी बनाए हैं मेरे नॉलेज के बेसिस में। तो इसलिए यहाँ पे मैं आंसर्स कहाँ पे से, कौन से पेज नंबर से लिया है वो तो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस जो है मैंने कहाँ से लिए हैं, कौन से पेज से लिए हैं, वो मैंने जरूर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल विद इन हिमालय। तो कौन से स्टेट है जो हिमालयस में नहीं आते हैं। तो कौन से है, मध्य प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा और आपका क्या आएगा, हरियाणा। तो सिक्किम और पंजाब जो है वो हिमालयस में आता है। नेक्स्ट इज व्हाई डू हिमालयन रिवर्स हैव वाटर ऑल अराउंड ईयर। तो पूरे साल भर जो है हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनमें पानी क्यों होता है, क्योंकि दे आर फेड बाय बोथ रेन एंड मेल्टिंग स्नो और ग्लेशियर। तो हिमालयस में ऊपर की चोटी में जो है विंटर्स में क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, और जब गर्मी का सीज़न होता है तो ये बर्फ़ निकल के पिघल के नदियों में मिल जाती है। तो हिमालय का जो रिवर्स है आपका उनको पानी कहाँ से मिलता है, एक तो बारिश होती है उससे भी, और जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, स्नो या ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उनसे भी। नेक्स्ट इज व्हाई डू द शेपर्ड्स इन हिमालयाज टेक देयर फ्लॉक्स टू द अपर रीजन ऑफ द माउंटेन्स ड्यूरिंग समर सीजन। जो समर सीजन में जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पे जो चरवाहे हैं वो अपने जो भी फ्लॉक्स हैं,
फ्लॉक्स मतलब जो बकरियों के झुंड है उसको, भेड़िया बकरियों के झुंड है उसको ऊपर तरफ क्यों लेके जाते हैं, अपर तरफ क्यों लेके जाते हैं। तो शेफर्ड्स इन हिमालय टेक देयर फ्लॉक्स टू द अपर रीचेस ऑफ द माउंटेन ड्यूरिंग समर टू फाइंड फ्रेश ग्रासेस एज लोअर स्लोप्स ड्राई अप इन समर। तो ये जस्ट अपोजिट है जो हमने ऊपर देखा। तो विंटर्स में क्या होता है, ऊपर वाले एरिया में स्नो हो जाता है और नीचे वाले एरियाज में ग्रास उग जाते हैं। और वैसे ही समर में अपोजिट हो जाता है, ऊपर वाले एरियाज में ग्रास रहते हैं और नीचे वाले जो एरिया है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ की घास जो है वो सूख जाती है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन इन द माउंटेन रीजन इज स्पार्स एंड वाइडली डिस्पर्स्ड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो क्या कहा गया है, जो माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम होता है। और वाइडली डिस्पर्स्ड मतलब एक जगह दो घर होंगे आपको दिखेंगे, जैसे ये माउंटेन है तो आपको एक जगह दो घर मिलेंगे, फिर कहीं दो जगह घर मिलेंगे, तो इस तरीके के वहाँ पे अलग अलग जगह पे होते हैं, कंटिन्यूस जो है घर वहाँ नहीं बने हुए होते हैं। द पॉपुलेशन इन द माउंटेन रीजन इज स्पार्स एंड वाइडली डिस्पर्स्ड बिकॉज डिफिकल्ट टेरेन, harsh climate, limited transportation, lack of resources make settlement challenging and less appealing than in flatter, more accessible areas. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या होती है, सॉरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफिकल्ट टेरेन। डिफिकल्ट टेरेन मतलब स्लोपी एरिया है तो वहाँ पे घर बनाना मुश्किल होता है, लैंडस्लाइडेड होते हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, तो डिफिकल्ट टेरेन है। टेरेन मतलब वहाँ का जो समतल जो रीजन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट होता है हार्श क्लाइमेट, तो ठंडा मौसम होता है इसलिए भी वहाँ पे लोग कम बसते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, रोड्स, रेलवेज भी अवेलेबल नहीं है इसीलिए। रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज। सेटलमेंट भी क्या होती है, चैलेंजिंग होता है क्योंकि इस तरीके के हार्श क्लाइमेट में कोई नहीं रहना चाहता, तो फिर जो वहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ के लोग हैं वही वहाँ पे बसते हैं। और लेस अपीलिंग है ना, यहाँ पे सेटलमेंट जो चैलेंजिंग है, लेस अपीलिंग है, जो फ्लैटर एरिया है, जो फ्लैट रीजन है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे इसलिए लोगों की जनसंख्या ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रोन इन माउंटेनस स्लोप। तो माउंटेन के जो स्लोप है वहाँ पे क्या क्या उगाए जाते हैं, तो क्या क्या उगाए जाते हैं, राइस, मेज, बार्ली, पोटैटोज, टी, फ्रूट्स। तो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये यहाँ पे माउंटेनस स्लोप्स में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ हैज़ रोड कंस्ट्रक्शन चेंज फार्मिंग एंड टूरिज्म इन हिमालयाज। तो रोड्स जो है वो हेल्प करते हैं फार्मर्स को ताकि वो अपना जो भी उपज है उसको मार्केट में बेच सके, सेल कर सके, और टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है जिससे ट्रैवल जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री से है वो है इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट इज व्हाई आर देयर लैंडस्लाइड्स इन द हिमालय। तो हिमालयस में लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं, क्यों होता है हिमालयस में लैंडस्लाइड्स। So landslides are frequent in Himalayas due to combination of geological factors like young active tectonic settings with steep slopes and climatic factors like heavy monsoon rains, glacier melt, human activities including deforestation, construction and mining, and also a significant role by weakening slopes and removing soil stabilizing vegetation. तो लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंटली क्यों ओकर होते हैं हिमालयस में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि यंग एंड एक्टिव टेक्टोनिक सेटिंग्स विद स्टीप स्लोप्स। तो जो अंदर अर्थ के अंदर से जो क्या बोल सकते हैं, जो फैक्टर्स हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि यंग और एक्टिव टेक्टोनिक सेक्टिंग्स जो है, टेक्टोनिक सेक्टिंग्स क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो खसकने के कारण इस तरीके के लैंडस्लाइड्स होते हैं। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा रेन हुई तो क्या है, ऊपर की सतह, ऊपर की जो मिट्टी है माउंटेन की वो क्या है, बह जाती है, तो इससे हो सकता है। या तो फिर ग्लेशियर्स जब ज़्यादा मेल्ट होते हैं तो इससे भी हो सकता है लैंडस्लाइड। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सबसे पहला पॉइंट तो आता है जंगलों को काटना, फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं और माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे जो है स्लोप्स जो है, स्लोपी एरियाज जो है उसको वीक कर देते हैं। और जो सॉइल स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई पेड़ है तो उसकी जड़ क्या करती है, रूट्स को बाउंड करके रखती है, रूट्स में सॉइल को बाउंड करके रखती है, तो ये भी क्या होता है, तो होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। नेक्स्ट इज वाई डू माउंटेन रीजन्स हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ पे रोजगार के जरिए जो रास्ते हैं वो कम क्यों हैं, ठीक है, जीवन यापन के जो तरीके हैं वो कम क्यों है। तो माउंटेन रीजन्स में हैव लिमिटेड लाइवलीहुड्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है, जो लाइफस्टाइल है, जो
जो टेरेन मतलब जो मिट्टी सॉरी जो जो वहाँ पे का लोकेशन है, जो फ्लैट जो एरिया होना चाहिए, जो ज़मीन है वो क्या है, उबड़ खाबड़ है। नेक्स्ट होता है फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं है फार्मिंग के लिए, क्लाइमेट भी हार्श और एक्सट्रीम है, एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है इनके कारण। नेक्स्ट इज व्हाट वाई आर द फॉरेस्ट इन ईस्टर्न हिमालय सो डेंस, व्हाट ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। तो ईस्टर्न हिमालयस की जब हम बात करते हैं, जो हमारे कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है उसके बारे में हम जब बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन से पेड़, यहाँ पे हिमालयस का जो फॉरेस्ट है वो इतना घना क्यों है, कौन से ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। तो ईस्टर्न हिमालयस आर डेंस क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है साउथ वेस्ट मानसून से, और मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इससे क्या है, एक मॉइस्ट कूल क्लाइमेट जनरेट होता है, जिससे जो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है। और हाई बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, और ये जो हाई बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रीज लाइक ओक, लॉरल, मैपल, ब्रिज, एल्डर एट लोअर एलिवेशन, मतलब जो पहाड़ के नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे ये प्लांट होते हैं, और कॉनिफर्स, पर्स आर फायर एट हायर एल्टीट्यूड, तो ऊपर वाले एरिया में ये सारे पेड़ होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ जूम कल्टीवेशन इज डन फ्रॉम क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट पेस्ट टू हार्वेस्ट। तो हमको अपने भाषा में बताना है कि जूम कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो जूम कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, पहला क्या होता है एक फॉरेस्ट जो है उसमें एक प्लॉट को सेलेक्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो वेजिटेशन इज कट एंड क्लियर, तो यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। द ड्राइड प्लांट्स आर बर्न टू प्रोड्यूस एस, और उसके बाद जो है इसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, यहाँ जो पेड़ पौधे काटे गए हैं ताकि वो सूख जाए, और जब सूख जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है ताकि वहाँ पे राख जमा हो सके। तो ऐश इनरिचेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, आज जैसे कि आपको पता होगा राख जो है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करते हैं, मतलब फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की। उसके बाद सीड्स आर शोन डायरेक्टली इनटू द ऐश कवर्ड सॉइल, तो यहाँ पे बीज डायरेक्टली उगाया जाता है, प्लोइंग टेक्निक नहीं यूज़ किया जाता है। प्लॉ करने से क्या होगा, ऊपर की मिट्टी लूज हो जाएगी, अगर बारिश हुई तो सारी मिट्टी बह जाएगी, तो इसलिए सीड्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे उगाए जाते हैं। क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर फ्यू ईयर्स, और क्रॉप्स कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए यहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके बाद जो है व्हेन फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जब फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो लैंड को क्या है, अबंडन किया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, और फार्मर्स जो है एक नए एरिया में चले जाते हैं और ये सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिसिंग जूम कल्टीवेशन नाउअडेज। तो नाउअडेज आज के समय में जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के क्या क्या नतीजे हैं, क्या क्या परिणाम हैं। तो प्राइमरी प्रॉब्लम्स क्या है जूम कल्टीवेशन में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या होता है, सॉइल इरोशन हो जाता है, ऊपर की मिट्टी जो है, जंगल को क्लियर किया गया, जैसे कि अभी हम देखते जा रहे हैं जंगल को क्लियर किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोशन होगा, फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका रिडक्शन होगा ड्यू टू शॉर्टर फैलो पीरियड्स कॉस्ड बाय पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट फैक्टर्स हेल्प द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रोग्रेस रैपिडली। तो कौन से फैक्टर्स है जिससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं वो इतने जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एजुकेशन, बेटर रोड, मॉडर्न फार्मिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट, टूरिज्म, ये सारे चीज़ें जो है हेल्प कर रहा है जो ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, उसको रैपिडली प्रोग्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे देखा हमने, तो 2.1.1 जो हिमालयस वाला पार्ट है उसको अभी हमने कवर किया, इसी को कवर करने में ही हमको आधा घंटा लग चुका है। तो हम आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।